नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम एक इम्पोर्टेंट थिंकर, पॉलिटिकल फिलोसफर, राजनीतिक दार्शनिक अरिस्टोटल से डील कर रहे थे। उसके हमारे लाइफ इंट्रोडक्शन, जीवन परिचय, अरस्तु के राजनीतिक दर्शन और अरस्तु के नैतिक दर्शन पर हमारे कई वीडियोज़ आ चुके हैं। उसी श्रृंखला में हम आज अरस्तु के राजनीतिक दर्शन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तत्व है, उसका नाम है चार कारणों का सिद्धांत। चार कारणों के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कारणों की वजह से हम इन दिनों में वीडियो नहीं लेकर आए आपके लिए, लेकिन अब हम आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आएंगे। जो भी विद्यार्थी व्याख्याता, नेट, सेट, कॉलेज लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है और राजनीति विज्ञान पढ़ने में इंटरेस्टेड है, वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। चार कारणों के सिद्धांत को हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अक्सर समझने में गलती करते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए चार कारणों के सिद्धांत को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड है। कहने का मतलब है थोड़ा जटिल है। मैं आपके लिए चार कारणों के सिद्धांत को हिंदी अनुवाद करके लेकर आया हूँ। इसको हम समझेंगे कि वास्तव में अरस्तु की जो राजनीतिक दर्शन का जो आधार तत्व है, एक चार कारणों का सिद्धांत, ये वास्तव में क्या है। चार कारणों का सिद्धांत अरस्तु के राजनीतिक दर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। एक्चुअली अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं कि दुनिया में कोई भी वस्तु हो, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कहने का मतलब है चाहे वस्तु सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, पशु हो या कोई पत्थर हो या फिर कोई मनुष्य हो या पक्षी हो, दुनिया में कोई भी सजीव और निर्जीव वस्तु है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, उस वस्तु का इस दुनिया में अस्तित्व है। वो क्यों है? वो वस्तु इस दुनिया में मौजूद ही क्यों है? अरस्तु कहते हैं कि यदि आप चार कारणों को जान लो, आप चार कारणों को जान लो कि वस्तु के उद्देश्य के पीछे चार कारण हैं, आप वस्तु के बारे में इन चार कारणों पर डिस्कस कर लो, तो आप वस्तु के वास्तविक ज्ञान के बारे में आपको परिचय हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वस्तु के संपूर्ण ज्ञान के बारे में आपको पता चल जाएगा। ट्रू नॉलेज कहते हैं हम जिसको। सत्य क्या है वास्तव में वस्तु का अस्तित्व क्यों है, वास्तव में वस्तु इस धरती पर मौजूद क्यों है, वस्तु का उद्देश्य क्या है, वस्तु का सार तत्व क्या है, वस्तु को किसने बनाया और वस्तु किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी है। ये बहुत सिंपल है समझने में। इसके दो कारण तो बहुत ईजी हैं। पहले वाले हम चारों कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, हम कुछ उदाहरण भी लेंगे। उन उदाहरणों के द्वारा ये समझेंगे कि वस्तु के चार कारणों को जानने के बाद क्या वास्तव में वस्तु का संपूर्ण नॉलेज आपको हो गया, और वास्तव में बाद में हम इन चार कारणों को मनुष्य पर लागू करेंगे और मनुष्य को समझेंगे। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है हैप्पीनेस की प्राप्ति। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में अरस्तु की जो श्रृंखला चलाई है, उसमें हमने समझा अरस्तु की मोरल फिलोसफी में हमने समझा हैप्पीनेस यानी कि यूडाइमोनिया को समझा हमने। खुशी, मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है खुशी की प्राप्ति करना। वो खुशी इमोशन नहीं है, वो खुशी कोई फीलिंग नहीं है, वो खुशी मनुष्य की अंतरात्मा से जुड़ी है, आत्मा के विकास से जुड़ी है। मनुष्य जो कार्य सर्वोच्च तरीके से कर सकता है उससे जुड़ी है। उससे पहले हम अरस्तु के चार कारणों के सिद्धांत को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। चार कारणों का सिद्धांत एरिस्टोटल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज। थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज, ये आपको ध्यान में रखना है कि थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज अरस्तु से जुड़ी है, जबकि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ये प्लेटो से जुड़ा है। कई विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, विद्यार्थी नहीं अक्सर टीचर भी कंफ्यूज होते रहते हैं कि थ्योरी ऑफ फॉर्म और थ्योरी ऑफ आइडिया और थ्योरी ऑफ फॉर्म ये दोनों
प्लेटो से है, रिलेटेड है। और जबकि थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज, इसका संबंध अरस्तु से है, चार कारणों के सिद्धांत से। अरस्तु के राजनीतिक दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। एरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलोसफी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक तरह से कह सकते हैं कि अरस्तु के राजनीतिक दर्शन का ये आधार भी है। इसमें एक्चुअली अरस्तु क्या कहते हैं कि जैसे दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट चाहे वो घर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो या कार हो, कोई मटका हो, घड़ा हो, वो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पीछे चार कारण छुपे हुए हैं। दुनिया में उस ऑब्जेक्ट का अस्तित्व क्यों है, उस वस्तु का उद्देश्य क्या है, और उस वस्तु का अस्तित्व क्या है, और उस वस्तु का वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो हमें इन चार प्रश्नों पर चर्चा करनी पड़ेगी। पहला प्रश्न हमारा ये हो सकता है कि वस्तु किससे मिलकर बनी है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है हमारा, वस्तु को किसने बनाया। तीसरा हमारा ये हो सकता है कि वस्तु का सार क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये औपचारिक कारण है। वस्तु का सार क्या है, एजेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु का सार क्या है। चौथा हो सकता है कि वस्तु का अंतिम उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य क्या है, वस्तु का अंतिम उद्देश्य क्या है। ये चार कारण वस्तु के अस्तित्व के पीछे छुपे होते हैं, और इन चार कारणों का हमें पता करना है। इसमें देखिए आप, किसी वस्तु का वास्तविक ज्ञान और उसका अस्तित्व जानना, कहने का मतलब है कि वस्तु के पीछे वस्तु का अस्तित्व क्यों है, उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान हमें पता करना है, उस वस्तु का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें हमें जानना। साथ साथ में थोड़ा मैं हिंदी में मैंने एकदम लिखा है आपके लिए समझने के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के समझने के लिए मैंने शुद्ध हिंदी में इसको यहाँ पर लिखा है, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कम किया। तो मैं साथ साथ में थोड़ा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। वस्तु का पहला जो प्रश्न है, हमें चार प्रश्न करने हैं, उस वस्तु के पीछे छुपे हमें चार प्रश्न करने हैं, 1 2 3 4। इन चार प्रश्नों को जानने के बाद उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान हमें हो जाएगा, ऐसा अरस्तु कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि वस्तु के बारे में इन चार प्रश्नों का अगर आपको पता है तो आपको वस्तु का संपूर्ण नॉलेज है। देखो आप क्या है, पहला है वस्तु किससे मिलकर बनी है, मटेरियल कोज, भौतिक कारण। कहने का मतलब है कि कौन कौन से मैटर से मिलकर बनी है, इसको कहते हैं मटेरियल कोज। वस्तु किससे मिलकर के बनी है, ये है कौन सा, मटेरियल कोज। इसमें मैटर आ रहा है, मटेरियल कोज। अंग्रेजी में जो शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, विशेष रूप से हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उन शब्दों को जरूर ध्यान में रखें। हिंदी में आपको कोई पेपर में, एग्जाम पेपर में, प्रश्न पत्र में दूसरा शब्द मिल जाएगा तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे आप। इंग्लिश में आपको शब्द मिलेगा एक ही शब्द मिलेगा, वो मिलेगा मटेरियल कोज। किससे मिलकर वस्तु बनी है, व्हाट मेड इट ऑफ, मतलब वस्तु कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर के बनी है। वस्तु को किसने बनाया, हु मेड इट, किसने वस्तु को बनाया। इसको कहते हैं निमित्त कारण। क्या कहते हैं, निमित्त कारण। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे एफिशिएंट कोज। मटेरियल कोज, दूसरा एफिशिएंट कोज। निमित्त, जिम्मेदार कौन है, निमित्त मतलब वस्तु को किसने बनाया। दूसरा प्रश्न हम ये करेंगे उस वस्तु के बारे में, उसका नॉलेज हासिल करने के लिए दूसरा प्रश्न हम उससे यही करेंगे। तीसरा, वस्तु का सार क्या, बहुत इंपॉर्टेंट।
अरस्तु की नज़र में जो तीसरा जो कारण है, वस्तु का सार तत्व है। वस्तु का सार क्या है? जैसे गुलाब का फूल है, उदाहरण के लिए बताएं, हम गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल है, उसका सार है उसकी गुलाब की सुगंध, उसमें आने वाली खुशबू, वो दूसरे किसी फूल में नहीं आती, वो गुलाब का सार तत्व है। गुलाब का सार तत्व गुलाब के फूल की खुशबू है। अगर हम गुलाब के फूल से उसका सार तत्व छीन लेंगे तो गुलाब का अस्तित्व है खत्म हो जाएगा। अरस्तु कहते हैं ये तीसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको अलग से समझेंगे, तीसरे कारण को, इसको हम अलग से समझेंगे। इस तीसरे कारण को आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको अंत तक चार कारणों का सिद्धांत के बारे में आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी, आप आंसर दे पाएंगे। वस्तु का सार तत्व क्या है? इसको कहते हैं औपचारिक कारण, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं फॉर्मल कोज। क्या कहते हैं? फॉर्मल फॉर्मल कोज, FORMAL। अरस्तु की नज़र में चौथा कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु का अंतिम उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द फाइनल पर्पज या फाइनल कोज, जिसको हम फाइनल पर्पज भी कहते हैं, फाइनल कोज भी कहते हैं। फाइनल कोज क्या है? वस्तु का उद्देश्य क्या है? दुनिया में हर एक वस्तु का एक उद्देश्य होता है और उस वस्तु के अनुसार वो निर्देशित, उस उद्देश्य के अनुसार वो वस्तु हमेशा निर्देशित होती है। एवरीथिंग इन यूनिवर्स हैज ए टिलोज, पर्पज और गोल। तो हमने समझा मटेरियल कोज, एफिशिएंट कोज जो आप मैंने लिखे हैं, तीसरा फॉर्मल कोज, चौथा फाइनल कोज। अगर वस्तु के बारे में इन चारों ही कारणों को हम जान लेंगे तो हमें वस्तु का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। समझिए, देखो अब समझेंगे हम चार कारणों का सिद्धांत को घर पर लागू करना। एक उदाहरण लूंगा मैं यहाँ पर। प्रश्न है, हम एक प्रश्न करते हैं, प्रश्न करेंगे तभी हम सीखेंगे कि व्हाट इज ए हाउस, एक घर क्या है। कोई व्यक्ति है, मान लो कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि वास्तव में घर क्या है, घर किसे कहते हैं। व्हाट इज ए हाउस, उस व्यक्ति को उस हाउस के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, घर के बारे में नहीं पता है। हमें उस व्यक्ति को बताना है कि वास्तव में घर क्या होता है। अरस्तु कहते हैं कि हमें उस व्यक्ति को यह बताना कि घर क्या होता है, उस घर को कैसे हम डिफाइन करेंगे, किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे हम। हाउस क्या होता है हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज ए हाउस हम किस प्रकार इसको एक्सप्लेन करेंगे। अरस्तु कहते हैं कि आप चार कारणों को जान लो, चार कारणों को जान लो, उसके बाद आपको उस वस्तु का संपूर्ण नॉलेज हो जाएगा, उस वस्तु का सत्य ज्ञान हो जाएगा, उसका कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, ट्रू नॉलेज हो जाएगा उस वस्तु का। देखिए आप, घर का भौतिक कारण, मटेरियल कोज, जो मैंने आपको पहले बताया। घर किससे मिलकर बना है? हमने पहला प्रश्न यही किया, पत्थर, ईंट, लकड़ी। घर किससे मिलकर बना है? पत्थर, ईंट, लकड़ी। ये बहुत सिंपल है, ये कोई भी बता सकता है आपको। तो हम कहेंगे उस व्यक्ति को कि घर पत्थर, लकड़ी, ईंट, बजरी, सीमेंट आदि से मिलकर के बनता है। दूसरा दूसरा समझिए आप, निमित्त कारण, एफिशिएंट कोज। घर हम दूसरा क्या बताएंगे, उसको हम कहेंगे घर को किसने बनाया। तो घर को किसने बनाया? शिल्पकार ने बनाया, कारीगर ने बनाया। घर को किसने बनाया? शिल्पकार ने, मिस्त्री ने, कारीगर ने उस घर को बनाया। वर्कर, इंजीनियर्स, इन लोगों ने मिलकर के क्या बनाया? घर को बनाया। तो निमित्त कारण में हम कह सकते हैं एफिशिएंट कोज में वर्कर, आर्किटेक्चर और इंजीनियर। इन्होंने मिलकर के घर को बनाया। तो पहले दो कारण हैं, मटेरियल कोज और एफिशिएंट कोज। ये दोनों कारण समझने में इजी हैं। अंतिम दो जो कारण है, मैंने तीसरा देखो लिखा नहीं, घर का। तीसरा कौन सा कारण? फॉर्मल कोज, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल कोज या औपचारिक कारण, मैंने लिखा नहीं है। इसको हम आगे अलग से समझेंगे। इसको समझने के लिए आपको दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। चौथा समझिए, घर का फाइनल कोज, अंतिम कारण,
टू प्रोवाइड शेल्टर, शरण स्थल, आश्रय स्थल प्रदान करना। आश्रय स्थल, आश्रय स्थल प्रदान करना। भाई घर का अंतिम उद्देश्य क्या होगा? भाई हम उसमें रहें, उसमें सोएं, उसमें बैठें, उसमें हम आराम से रहें, अर्थात शरण स्थली या आश्रय स्थली के रूप में घर का अंतिम उद्देश्य टू प्रोवाइड शेल्टर होता है। इसके बाद समझेंगे हम देखो, घर, घर का औपचारिक कारण, जो तीसरा मैंने छोड़ा था उसको मैंने लिखा नहीं क्योंकि थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा जटिल है, तो थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर दीजिए, समझ में आ जाएगा। देखो समझिए, औपचारिक कारण, फाइनल कोज हाउस। तो ये जो घर का जो औपचारिक कारण है, फॉर्मल कोज है, फॉर्मल कोज में इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको, हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल, फॉर्मल कोज, फॉर्मल कोज, औपचारिक कारण। देखो, इसमें आपको तीन बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि एक तो जो फॉर्मल कोज है, औपचारिक कारण है, वो फाइनल कोज से बहुत नज़दीक से जुड़ा है, अंतिम उद्देश्य है जो किसी भी वस्तु का, उससे बहुत नज़दीक से जुड़ा हो, तो घर के उद्देश्य से नज़दीक से जुड़ा है। कहने का मतलब है कि टू प्रोवाइड शेल्टर, आश्रय स्थली प्रदान करना, जो घर का अंतिम उद्देश्य होता है उससे बहुत नज़दीक से जुड़ा है, लेकिन वो नहीं है, यही आपको ध्यान में रखना है, उसके बहुत क्लोजेस्ट है, इट इज रिलेटेड टू क्लोजेस्ट टू प्रोवाइड शेल्टर या फाइनल कोज ऑफ द हाउस। इसको आपको समझना है, घर के उद्देश्य से बहुत नज़दीक से जुड़ा है, लेकिन वास्तव में फाइनल कोज नहीं है, फॉर्मल कोज है, ये कुछ डिफरेंट है, ये डिफर करेगा, ये थोड़ा सा उससे अंतर करके चलेगा, उसको डिफर करेगा। ये बात और आपको याद में रखनी है, जो फॉर्मल कोज ऑफ द ऑब्जेक्ट या फॉर्मल कोज ऑफ द हाउस है, घर का जो औपचारिक कारण है, जो तीसरा मैंने बताया, जो मैंने छोड़ा था, वो तीसरा कारण घर की अद्वितीय विशेषता और सार तत्व है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि गुलाब के फूल की अद्वितीय विशेषता उसकी खुशबू है, उस खुशबू को अगर हम छीन लेंगे तो उस गुलाब के फूल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखो, अद्वितीय विशेषता और सार तत्व से जुड़ा, कहने का मतलब है एजेंट्स ऑफ द हाउस एंड यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस, एजेंट्स ऑफ द हाउस एंड यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज। यूनिक प्रॉपर्टी एंड एजेंट्स ऑफ द हाउस, सार समझते हो आप, सार, निचोड़, निष्कर्ष, उसके बिना उस चीज का खत्म। जैसे मनुष्य की आत्मा के बिना कुछ ही नहीं है, मनुष्य में एक पावर है थिंकिंग, सोचने की शक्ति, उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। चार दीवार और छत, फोर वॉल एंड रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। घर के अंदर हम दूसरे को समझा रहे हैं कि चार दीवारें होती हैं, उन चार दीवारों के मध्य और एक छत के मध्य वो घर होता है। फोर वॉल्स एंड ए रूफ से एनक्लोज्ड होता है, वो बंद होता है। जो ये बंद होने की, चार दीवारों से बंद होना, एक छत होना, नीचे फर्श होना, ये घर की बहुत कोर एलिमेंट्स हैं, समझिए आप। ये यूनिक प्रॉपर्टी है, ये किसी दूसरी चीज में नहीं पाई जाएगी आपको, ये यूनिक प्रॉपर्टी है, ये एजेंट्स ऑफ द हाउस है, घर का सार है वो। टू प्रोवाइड शेल्टर से डिफरेंट है थोड़ा, लेकिन ये यूनिक प्रॉपर्टी क्या करती है, मदद करती है टू प्रोवाइड शेल्टर, कहने का मतलब है आश्रय स्थली प्रदान करने में मदद करती है। तो ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप। देखिए यहाँ पर घर का यह घर की अद्वितीय विशेषता है, इस घर को शेल्टर प्रदान करने में मदद करती है। ये जो तीसरा कारण है, इसमें अक्सर विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं, विद्यार्थी नहीं वरन टीचर्स भी जो पढ़ाते हैं वो भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो हमें यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट इसको करके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर करके देखना पड़ेगा इसको। जो तीसरा कारण है फॉर्मल कोज घर का, उसमें चार दीवारों और एक छत से मिलकर के जो घर बना, वो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, जो अन्य किसी दूसरी ऑब्जेक्ट में नहीं है, अन्य किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं है।
और देखो आप, टू प्रोवाइड शेल्टर, आश्रय स्थली प्रदान करने के बहुत नजदीक से जुड़ा है, लेकिन आश्रय स्थली प्रदान करने में मदद करता है। ये तीसरा कारण अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करता है, समझिए। तो घर का जो औपचारिक कारण है, ये घर के उद्देश्य से नजदीक से जुड़ा है, अद्वितीय विशेषता और सार तत्व है, और चार दीवार और छत जो एनक्लोज्ड है। उम्मीद है कि फॉर्मल कोज आपको समझ में आएगा, फॉर्मल कोज ऑफ द हाउस। अब हम इन्हीं चार कारणों को मनुष्य पर लागू करते हैं, मनुष्य पर लागू करके समझने का प्रयास। आप देखिए, चार कारणों के सिद्धांत को व्यक्ति पर लागू करना, तो व्यक्ति पर हम देखते हैं तो पहले भौतिक कारण देखते हैं। मटेरियल कोज, व्यक्ति किससे मिलकर के बना है? व्यक्ति उत्तक, मांस, त्वचा आदि से मिलकर के बना है। दूसरा, व्यक्ति को किसने बनाया? व्यक्ति को माता पिता ने बनाया। व्यक्ति को किसने बनाया? माता पिता ने बनाया, पेरेंट्स ने बनाया। ये दो कारण हैं, प्रथम दो कारण हैं, ये आसान है। तीसरा जो है वो औपचारिक कारण है, फॉर्मल कोज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम अंतिम कारण देख लेते हैं कि व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य होता है हैप्पीनेस की प्राप्ति। हमने हमारा पिछला वीडियो देखो आप, मैंने एक मॉरल फिलोसफी ऑफ अरिस्टोटल, उसमें एक हैप्पीनेस और यूडाइमोनिया पर पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। वहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि जो टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर है, कहने का मतलब है प्रकृति का हेतुवादी दृष्टिकोण, जिसमें दुनिया में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति में वस्तु लगी होती है। तो मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य है वो खुशी की अनुभूति करना है, यूडाइमोनिया की प्राप्ति करना है, हैप्पीनेस की प्राप्ति करना है। इसमें देखिए आप, व्यक्ति, चार कारणों के सिद्धांत को हम व्यक्ति पर लागू कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ फोर कोजेज अप्लाई टू ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग पर हम लागू कर रहे हैं। व्यक्ति भौतिक कारण, ब्लड, खून, उत्तक, त्वचा, मांस आदि से मिलकर व्यक्ति बना है। व्यक्ति मनुष्य निमित्त कारण, निमित्त कारण मनुष्य का माता पिता है, माता पिता के संयोग से मनुष्य बना है। मनुष्य व्यक्ति का जो औपचारिक कारण है वो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं व्यक्ति का अंतिम कारण, यूडाइमोनिया, हैप्पीनेस की प्राप्ति। जो फाइनल कॉज ऑफ द ह्यूमन बीइंग है वो है हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की अनुभूति करना, खुशी की प्राप्ति करना, खुशी की प्राप्ति करना, अनुभूति करना, एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। और जो औपचारिक कारण है, जो मैंने बताया मनुष्य का सार तत्व, एजेंट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो है थिंक टू एबिलिटी, एबिलिटी टू थिंक, या रेशनैलिटी जिसको हम कह सकते हैं, सोचने की शक्ति जिसको हम कह सकते हैं, विवेक जिसको हम कह सकते हैं, भले बुरे में अंतर करना, अच्छा बुरा सोचना, व्यक्ति अपने हित और अहित के बारे में निर्णय ले सकता है। ये जो पावर है ये किस में पाई जाती है? ये मनुष्य में पाई जाती है, सोचने की शक्ति, एबिलिटी टू थिंक। तो मनुष्य के ऊपर हमने थ्योरी ऑफ फोर कोजेस को लागू किया, चार कारणों के सिद्धांत को मनुष्य पर लागू किया। इसके बाद देखो, अरस्तु का जो उद्देश्यवादी दर्शन है, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर, प्रकृति का हेतुवादी दृष्टिकोण। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति में वो लगी हुई है। ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं मौजूद हैं, चाहे वस्तु लिविंग है चाहे वस्तु नॉन लिविंग है, सभी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है। क्या होता है? गोल, ऑब्जेक्टिव, पर्पज होता है।
उसका कोई ना कोई एम होता है, उसका गोल होता है, पर्पज होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। यदि वस्तु का अंतिम उद्देश्य है, यही वस्तु का अंतिम उद्देश्य है, मनुष्य का अंतिम उद्देश्य खुशी की अनुभूति करना है। कहने का मतलब ये है कि टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम का आपका जब से ट्रेंड बदला है तब से कुछ प्रश्नों की प्रवृत्ति बदल गई। तो ये जो टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर पहले पढ़ाते नहीं थे टीचर, तो ये भी अब आने लग गया है। इसको अंग्रेजी में आप समझोगे तो आसानी रहेगी। हिंदी में कहते हैं इसका उद्देश्यवादी दर्शन, अरस्तु का। आगमनात्मक पद्धति तो हम पढ़ते रहते हैं, ऐतिहासिक पद्धति हम पढ़ते हैं, तुलनात्मक पद्धति हम पढ़ते रहते हैं, विश्लेषणात्मक पद्धति हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये जो टेलियोलॉजिकल व्यू है, दो प्रकार के व्यू होते हैं, टेलियोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल व्यू। डियोंटोलॉजिकल व्यू को हम अलग से समझेंगे। टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इन द कॉस्मोस एंड यूनिवर्स हैज ए टीलोज एंड इट्स डायरेक्टेड। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, चाहे वो वस्तु लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, और वो वस्तु उस उद्देश्य की ओर निर्देशित है। उसी प्रकार मनुष्य का भी अंतिम उद्देश्य क्या है? खुशी की प्राप्ति करना, हैप्पीनेस की प्राप्ति करना। हैप्पीनेस एक ब्रॉड टर्म है जिसको हमने पिछले वीडियो में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हैप्पीनेस क्या है। मैंने वहाँ पर इलाबोरेट वे में, कहने का मतलब विस्तृत विवेचना वहाँ पर मैंने हैप्पीनेस की है। तो जो टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर है वो फाइनल कोज से लिंक है, रिलेटेड है। और जो तीसरा जो कारण है, एबिलिटी टू थिंक, समझिए आप, मनुष्य का जो तीसरा कारण है सोचने की शक्ति, उसकी रेशनैलिटी है, वो यूनिक कैपेबिलिटी है, यूनिक प्रॉपर्टी है, वो अद्वितीय विशेषता है। जो मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग की जो रेशनैलिटी है वो यूनिक प्रॉपर्टी है, वो एजेंट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग है। उसी की सहायता से हम क्या करते हैं? हम हैप्पीनेस की प्राप्ति करते हैं। कहने का मतलब है टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर किससे ऐड है? फाइनल कॉज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वस्तु के अंतिम उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य खुशी की प्राप्ति करना है, लेकिन प्राप्त कैसे करेगा? प्राप्त करेगा अपनी सोचने की शक्ति से, एबिलिटी टू थिंक से। थिंकिंग की जो पावर है मनुष्य में, जो कैन थिंक कह सकते हैं हम, सोचने की जो शक्ति है, ये बड़ी लाजवाब है, अद्वितीय है, अद्भुत है, यूनिक है, एजेंट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग है। तो तीसरे और चौथे उद्देश्यों को हमने समझा। तो इस प्रकार अरस्तु कहते हैं कि यदि आप वस्तु के पीछे छुपे इन चार कारणों को जान लो तो आप वस्तु के संपूर्ण ज्ञान के बारे में आपको पता हो सकता है, पता कर सकते हो, उस वस्तु के सत्य के बारे में आप पता कर सकते हो। अब हम जल्दी यूट्यूब पर एक क्रैश कोर्स लाने वाले हैं आपके लिए। जो भी विद्यार्थी हमारे से ऐड हो रहा है कंटिन्यूस, उसके लिए हम विद्यार्थी हित को देखते हुए व्याख्याता की तैयारी करवाएंगे, स्कूल व्याख्याता की। हमारे वीडियोज आएंगे, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप जुड़े रहें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद।